नमस्कार। आज हम अभिनय की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक्टिंग पार्ट 1.pdf के कुछ हिस्से हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन भारतीय परंपरा है, खासकर नाट्यशास्त्र, वो अभिनय को कैसे देखती है। और इसमें इतनी बारीकियां क्यों हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले अभिनय है क्या असल में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो किसी कहानी या पात्र को दर्शकों के सामने लाना, जीवंत करना। नाट्यशास्त्र को इसका मूल ग्रंथ मानते हैं। और मकसद है कि शब्दों के पीछे जो भाव है वो दर्शकों तक पहुंचे, ताकि उनमें वो रस जागे, सही भावनात्मक अनुभव जिसे कहते हैं। बिल्कुल। कविराज विश्वनाथ ने भी कहा है ना, अवस्था का अनुकरण ही अभिनय है, किसी स्थिति की नकल। और कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि ये नकल करने की, अभिनय करने की इच्छा वो हम सब में होती है, बचपन से ही। हाँ, इंसानों में भी और यहाँ तक कि जानवरों में भी। हाथ पैर हिलाना, चेहरे से भाव दिखाना, ये कितना स्वाभाविक है, नहीं है तो। और इसके पीछे शायद दो मुख्य वजह हैं। एक तो किसी अनुभव की नकल करके वैसा ही मजा लेना, आनंद पाना। अच्छा। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी था शुरू में, अपने भाव दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन। हाँ, संवाद। इसी जरूरत से फिर ये शारीरिक हाव भाव, चेहरे की मुद्राएं, ये सब विकसित हुई। कभी कभी तो ये बोली जाने वाली भाषा की जगह ले लेती थी, या उसके साथ चलती थी, सहायक के तौर पर। बिल्कुल। तो भरत मुनि ने अभिनय को 4 हिस्सों में बांटा है ना? हाँ, 4 मुख्य प्रकार। आंगिक यानी शरीर से, वाचिक मतलब बोली से, फिर आहार्य, वेशभूषा, सजना संवरना, और चौथा सात्विक, जो मन के भाव है उनका बाहरी प्रदर्शन, जैसे रोए खड़े हो जाना या आवाज कांपना। दिलचस्प। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो ज्यादातर आंगिक अभिनय पर ही है। हाँ, आज तो फोकस आंगिक पर ज्यादा है। और आंगिक का मतलब है शरीर, चेहरा और चेष्टाओं, मतलब हरकतों से कोई भाव या अर्थ बताना। शरीर, चेहरा, हरकतें। हाँ, इसमें शरीर के बड़े हिस्से, जिन्हें अंग कहा गया है, सिर, हाथ, कमर, छाती, बगल, पैर, ये सब। ठीक है। और फिर छोटे हिस्से, उपांग, जैसे आंखें, भौएं, होंठ, गाल, ठोड़ी। अच्छा, अंग और उपांग। हाँ, और एक तीसरा प्रकार भी है, चेष्टाकृत। चेष्टाकृत वो क्या है? मतलब पूरे शरीर की खास हरकतें, जैसे किसी लंगड़े व्यक्ति की चाल की नकल करना या किसी बूढ़े की तरह झुककर चलना, वो चेष्टा हुई। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं था, ये तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड था। हर हिस्से का अपना रोल। बिल्कुल। आप बारीकी देखिए, स्रोत बताता है कि सिर्फ सिर हिलाने के 13 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। 13? सिर्फ सिर के? हाँ, और सुनिए, दृष्टि यानी निगाह के 36 प्रकार, आंखों की पुतलियों के 9, भौं के 7, नाक के 6, गालों के 6, होठों के 6, ठोड़ी के 8। 4 प्रकार, स्वाभाविक, प्रसन्न यानी लाल या उत्साहित, और श्याम यानी गहरा या उदास। गर्दन के भी बताए हैं? हाँ, गर्दन के भी 9 प्रकार के अभिनय हैं। मतलब हर छोटी बड़ी चीज सोची गई थी। तो चेहरा हो गया, गर्दन हो गई, हाथों का क्या? उनका भी कुछ खास होगा? अरे हाथों का तो पूछिए मत, हस्ताभिनय का तो अपना एक पूरा शास्त्र है। अच्छा। एक हाथ से जो मुद्राएं बनती हैं वो असंयुक्त हस्त, वो 24 तरह की हैं। 24? हाँ, और दोनों हाथों से मिलाकर जो बनती हैं संयुक्त हस्त, वो 13 तरह की। और फिर नृत्य के लिए खास नृत्य हस्त, वो 64 है। 64? ये तो वाकई एक पूरी भाषा है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। छाती, बगल, पेट, कमर, जांग, पिंडली, पैर, इन सब के भी 5-5 या 3-3 प्रकार के अभिनय या गतियां बताई गई हैं। तो शरीर का कोई हिस्सा शायद छोड़ा ही नहीं गया। लगता तो यही है। हर अंग को अभिव्यक्ति का एक साधन माना गया था। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ स्थिर अंगों से भाव दिखाना नहीं, बल्कि चलना फिरना वो भी अभिनय का हिस्सा था। यकीनन। भरत मुनि ने गति यानी चाल पर बहुत विस्तार से लिखा है। गति पर कैसे? कि किस पात्र को किस रस में, मतलब किस भावना में मंच पर कैसे चलना चाहिए, ये सब तय था। अच्छा। हाँ, पात्र की जाति, उसका आश्रम, वर्ण, उसका पेशा, इन सब के हिसाब से चाल बदल जाती थी। वाह। यहाँ तक कि रथ पर चढ़ना, विमान में बैठना, उतरना, आकाश में उड़ना जैसी जो काल्पनिक क्रियाएं हैं, उनका अभिनय किस गति से करना है, ये भी बताया गया है। ये तो अभिनय का एक पूरा व्याकरण है, शरीर की भाषा का एक व्यवस्थित विज्ञान जैसा लग रहा है। सही कहा।
और गति के साथ साथ आसन मतलब बैठने के तरीकों पर भी उतनी ही बारीकी से बात की गई है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय अभिनय प्रणाली कितनी गहरी और सूक्ष्म थी। स्रोत में इसकी तुलना आधुनिक यूरोपियन क्यूबिस्ट कलाकारों से की गई है। क्यूबिस्ट, वो कैसे? शायद उनके यहाँ भी अभिनय के लिए शारीरिक व्यायाम के कुछ ऐसे ही विस्तृत नियम या विधान रहे होंगे। मुद्दा ये है कि शरीर को अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली माध्यम बनाने पर जबरदस्त काम हुआ था। तो अगर सार निकालें तो अभिनय सिर्फ महसूस करना और उसे किसी तरह व्यक्त कर देना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। कम से कम इस परंपरा में ये एक बहुत ही संरचित, एक डिटेल्ड कला है। हाँ? खासकर शारीरिक स्तर पर। हाँ, आंगिक पक्ष बहुत मजबूत है। और इसकी जड़ें कहाँ है? संवाद करने की, अपने भाव दूसरों तक पहुंचाने की हमारी बुनियादी जरूरत में। सही बात है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि शारीरिक अभिव्यक्ति की ये जो इतनी पुरानी, इतनी विस्तृत व्यवस्था है, तो आज के अभिनेता जो अलग अलग मेथड्स से ट्रेनिंग लेते हैं, ये इन सदियों पुराने सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर ये जो शरीर की भाषा का प्राचीन कोड है, वो आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जैसे समझते हैं, अशाब्दिक संचार। हाँ, अशाब्दिक संचार, उससे ये कितना मिलता जुलता है या कितना अलग है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए। स्वागत। आज हम अभिनय के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। मतलब शारीरिक हाव भाव पर तो हम बहुत गौर करते हैं। हमारे पास अभिनय पर एक लेख के कुछ अंश हैं और आज हम समझेंगे वाचिक अभिनय को, इसकी गहराइयों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाचिक अभिनय, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ डायलॉग बोलना है? नहीं, देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर बहुत संक्षेप में कहूं तो वाचिक अभिनय वो सब कुछ है जो एक एक्टर मंच पर अपनी आवाज और मुंह से करता है। सिर्फ संवाद बोलना ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो सिर्फ डायलॉग नहीं। ये दिलचस्प है। मतलब और क्या क्या शामिल है इसमें फिर? हाँ, देखिए, जैसे साहित्य में तो हम व्याकरण वाली भाषा मतलब व्याकृत वाणी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन नाटक में, अभिनय में अव्याकृत वाणी भी खूब इस्तेमाल होती है। अव्याकृत वाणी जैसे मान लीजिए किसी पक्षी की आवाज निकालना या सीटी बजाना, या फिर खुशी या दर्द में जो हल्की सी आवाज निकलती है, या कभी जानवरों को हाँकते हुए मुंह से आवाज निकालते ना, चटकारे जैसी, वो सब। हाँ, ये सब ध्वनियां भी वाचिक अभिनय का ही हिस्सा है। माहौल बनाने में, भाव जगाने में मदद करती हैं ये। वाह! यानी आवाज का हर तरह का इस्तेमाल, सिर्फ शब्द नहीं। ये तो अभिनय को बिल्कुल एक अलग लेवल पर ले जाता है। बिल्कुल, और ये कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में वाचिक अभिनय के 63 लक्षणों का जिक्र किया है। उनके गुण दोष भी बताए हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना गहरा विषय माना जाता था पहले। 63 लक्षण? सच में ये तो बहुत ही विस्तृत है। तो फिर इसमें सबसे जरूरी क्या माना जाता है? मतलब वाचिक अभिनय का सबसे अहम गुण? सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आवाज का उतार चढ़ाव साधना, आरोह अवरोह जिसे कहते हैं। आवाज का सही मॉड्यूलेशन यही तय करता है कि जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो वाक्य बोला जा रहा है, उसका भाव, उसका असर दर्शकों तक पहुंचे। एक्टर अपनी आवाज का लहजा, उसकी गति, ऊंचाई नीचाई, कहाँ रुकना है, उच्चारण, इन सब से ही तो भावनाएं, विचार और कैरेक्टर को उभारता है। सही कहा। बिना सही आरोह अवरोह के तो डायलॉग एकदम सपाट लगेंगे, बेजान। मैंने महसूस किया है ये। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वाचिक अभिनय की सबसे बड़ी खूबी, या कह लें कि उसका असली जादू सामने आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर कोई कलाकार पर्दे के पीछे से भी बोल रहा हो, मतलब जवनिका के पीछे से, तो एक अच्छा एक्टर सिर्फ अपनी आवाज से सुनने वाले के मन में अपने चेहरे के भाव बना सकता है। मतलब मुख मुद्रा, उसकी बॉडी लैंग्वेज या भाव भंगिमा कैसी होगी, यहाँ तक कि उसकी नीयत क्या है, उसकी आकांक्षा क्या है, ये सब आवाज से पता चल सकता है। अरे वाह! हाँ, बिना दिखे ही सब कुछ महसूस करा देना, यही असली वाचिक अभिनय की ताकत है। ये तो कमाल की बात है। मतलब आवाज में इतनी शक्ति कि वो जो दिख नहीं रहा उसे भी दिखा दे।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वाचिक अभिनय कहानी और दर्शक के बीच एक पुल जैसा है? निश्चित रूप से बिल्कुल कह सकते हैं। खासकर नाटक और थिएटर में, जहां शायद विजुअल इफेक्ट्स उतने ना हो, वहां तो संवाद और उनकी अदायगी ही सबसे बड़ा पुल है। यही दर्शकों को कहानी से जोड़ते हैं, कैरेक्टर्स को एकदम असली जीता जागता बनाते हैं। एक्टर की आवाज ही तो है जो भावनाओं को सीधा दर्शक के दिल तक पहुंचाती है, हंसाती है, रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं, ये अनुभव कराना है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो वाचिक अभिनय सिर्फ बोलना नहीं है, ये आवाज के जरिए एक पूरी दुनिया बनाना है, भावनाओं और इरादों को बिना दिखे भी महसूस करा देना है। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। ये अभिनय का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो किरदारों में जान डालता है। आवाज के बिना अभिनय अधूरा है, कह सकते हैं। चलिए तो जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर एक एक्टर की आवाज पर्दे के पीछे से इतना कुछ बता सकती है, खुशी, दुख, इरादा, सब कुछ, तो जरा सोचिए हम सब की अपनी आवाज रोज की बातचीत में शायद अनजाने में ही हमारे बारे में कितना कुछ कह जाती होगी। इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार, आज हम अभिनय की दुनिया में एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, सात्विक अभिनय। ये शब्द शायद सुना हो आपने, खासकर भारतीय नाट्य परंपरा में। हमारे पास एक दस्तावेज है, actingbyemotion.tdf, जो इसी पर थोड़ी रोशनी डालता है और कहते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, शायद उससे कुछ ज्यादा गहरा है। तो हमारा इरादा है आज इस सात्विक अभिनय के पीछे जो सोच है उसे समझना, ये जानना कि इसे इतना वास्तविक और हार्दिक क्यों माना जाता है, और ये भी कि ये चीज एक्टर के अपने अंदरूनी गुणों से कैसे जुड़ी है। दस्तावेज में इसे रस सिद्धांत से भी जोड़ा गया है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सात्विक अभिनय असल में है क्या चीज? मतलब सिर्फ भावनाओं को अच्छे से दिखा देना या कुछ और है ये? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो सिर्फ स्टेज या स्क्रीन पर जो एक्टिंग दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। स्रोत असल में बात शुरू करता है सात्विक व्यक्ति के गुणों से। व्यक्ति के गुण एक्टिंग से पहले? हाँ, मतलब एक ऐसा इंसान जो मेहनती हो, चीजों को लेकर सजग हो, अलर्ट, सच बोलने वाला हो, साहसी हो। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा व्यक्ति ना ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ, इन चीजों से प्रभावित नहीं होता है। उसमें एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास और एक उदारता होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक्टिंग की कोई टेक्निक नहीं हुई फिर? ये तो एक्टर के अपने कैरेक्टर या व्यक्तित्व से जुड़ी बात हो गई। दस्तावेज में शायद कुछ और गुणों का भी जिक्र है, जैसे ईमानदारी या दूसरों के प्रति रवैया। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि सात्विक व्यक्ति धोखा नहीं देता, अपने इरादे साफ रखता है और दूसरों को मतलब अपनी मर्जी से चुनने का मौका देता है। अच्छी याददाश्त, कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता, ये भी गुण बताए गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो इसे एक्टिंग से जोड़ती है वो है एक सिद्धांत। स्रोत इसे 3 संस्कृत शब्दों से समझाता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा, मैंने सुना है ये। इसका मतलब होता है मन, वचन और कर्म से एक होना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, पर इसका एक्टिंग से सीधा क्या लेना देना बनता है? क्या इसका मतलब ये है कि एक्टर जो सोच रहा है वही बोल रहा है और वही कर रहा है, बिना किसी बनावट के? हाँ, काफी हद तक यही बात है। ये जो तालमेल है ना मन, वचन, कर्म का, यही कुंजी है। जब हम इसे एक्टिंग पर लागू करते हैं तो स्रोत कहता है कि एक्टर को सिर्फ कैरेक्टर की भावनाओं को समझना ही नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से महसूस करना होता है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, गुस्सा, डर, कुछ भी। और फिर मनसा, वाचा, कर्मणा का सिद्धांत यहाँ काम आता है। जो महसूस किया मनसा, उसे अपनी आवाज और शब्दों से वाचा, और अपने शरीर, अपने हाव भाव से कर्मणा, पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से व्यक्त करना। अच्छा, यानी ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉपी करना नहीं है, बल्कि अंदर से उस भावना को जगाकर बाहर लाना है। हाँ, तो फिर ये दर्शक तक कैसे पहुंचता है? क्या इसी क्लैरिटी, इसी स्पष्टता की वजह से ची लगती है? जैसे मान लीजिए पात्र दुखी है तो आवाज में वो भारीपन होगा, चेहरे पर वो उदासी दिखेगी, शरीर शायद थोड़ा ढीला सा होगा। हाँ, तो वो सीधे दर्शक के दिल को छूती है बात, बनावटी नहीं लगती। बिल्कुल। इसी तरह खुशी है तो आवाज में वो खनक, चेहरे पर मुस्कान, बॉडी में एक एनर्जी, फुर्ती। हाँ, और ये चीज असली लगती है। यहीं पर एक्टिंग का असली जादू है।
जिसे भारतीय परंपरा में रस निष्पत्ति भी कहते हैं, मतलब दर्शक के मन में सही भावना जगाना। और सात्विक अभिनय इसमें बहुत कारगर माना जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सात्विक अभिनय सिर्फ एक तरीका या कोई स्टाइल भर नहीं है, बल्कि ये एक्टर के अपने अंदर के सच और उसकी भावनाओं की कितनी सच्ची अभिव्यक्ति है उससे जुड़ा है। और मनसा वाचा कर्मणा का तालमेल ही इसे असरदार बनाता है। बिल्कुल, यही भावनात्मक स्पष्टता है जो दर्शकों को पात्र से जोड़ती है। जब भावनाएं इतनी सच्चाई से सामने आती है ना, तो दर्शक कैरेक्टर के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। सही। वो उनके सुख दुख में जैसे शामिल हो जाते हैं। सात्विक अभिनय की ताकत इसी जुड़ाव में है। ये फिर सिर्फ एक्टिंग नहीं रहती, एक तरह का इमोशनल कम्युनिकेशन बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें याद दिला रहा है कि अभिनय की एक ऐसी शैली भी है जो टेक्निक से ज्यादा शायद अंदरूनी सच्चाई, चरित्र और भावनाओं की गहरी समझ पर जोर देती है। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 शब्द शायद इसका पूरा सार है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से ये अभिनय के जरिए सच को सामने लाने जैसा है। जो महसूस किया वही कहा और वही अपनी क्रिया, अपने एक्शन में दिखाया, पूरी ईमानदारी से। ये बातचीत वाकई सोचने पर मजबूर करती है और इससे एक सवाल भी मन में आता है जिस पर शायद आगे कभी और सोचा जा सकता है कि आजकल के अभिनय में जहां इतनी अलग अलग तरह की तकनीकें सिखाई जाती हैं दुनिया भर से, क्या इन सात्विक गुणों का या इस भावनात्मक सच्चाई का महत्व कहीं कम हो गया है, या फिर उसे बस नए जमाने के शब्दों में किसी अलग तरीके से ही कहा जा रहा है? इस पे सोचना दिलचस्प हो। नमस्कार, आज हम भारतीय अभिनय की 2 खास परतों पर बात करेंगे। जी, आहार्य अभिनय और चराभिनय। हाँ, और इसके लिए हम एक दस्तावेज actingbybackground.pdf के कुछ अंश देख रहे हैं। कोशिश यही है कि समझें कि ये वेशभूषा या फिर गैर इंसानी चीजों का अभिनय, ये सब कैसे देखा जाता है हमारी परंपरा में। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आहार्य अभिनय से। ये है क्या असल में? देखिए, पारंपरिक रूप से जैसा दस्तावेज बताता है, इसे अभिनय का हिस्सा नहीं मानते थे। अच्छा, मतलब एक्टिंग नहीं। हाँ, ज्यादातर इसे नेपथ्य कर्म समझा जाता था, मतलब पर्दे के पीछे का काम, जैसे मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सब। बिल्कुल, इसका लेना देना एक्टर से ज्यादा शायद मेकअप आर्टिस्ट या कॉस्ट्यूम डिजाइनर से था। लेकिन दस्तावेज में ये भी है कि आज सोच बदल रही है। हाँ, और ये दिलचस्प है। आज कई बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स मानते हैं कि भी कलाकार को अपनी वेशभूषा, अपनी सज्जा, यहाँ तक कि मुख सज्जा वो खुद करनी चाहिए। खुद करनी चाहिए। हाँ, मतलब ये भी एक्टिंग का ही हिस्सा है अब। एक तरह से हाँ, जिम्मेदारी एक्टर पर आ रही है। ये दिखाता है कि एक्टर अपने किरदार के पूरे रूप को, उसकी पूरी विजुअल पहचान को अपना रहा है। ये तो काफी गहरा बदलाव है। सिर्फ संवाद या भाव नहीं, पूरा दिखना भी। सही कहा। तो एक्टर का कंट्रोल बढ़ रहा है अपने किरदार पर। अच्छा, ये तो हुई आहार्य की बात, लेकिन भारतीय परंपरा में तो अभिनय का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर दस्तावेज हमें ले जाता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की तरफ। नाट्य शास्त्र यानी भारतीय नाटक और कलाओं की जड़। और उसमें एक बहुत ही अनोखा अध्याय है, चरा अभिनय। चराभिनय, ये क्या? ये कमाल की चीज है। इसमें सिर्फ इंसानों या भावनाओं का अभिनय नहीं है। तो फिर इसमें अभिनय है ऋतुओं का, अलग अलग जानवरों का, पंछियों का। सच में? हाँ, और सुनिए, देवता, राक्षस, पहाड़, नदियां, सागर। अरे वाह, पहाड़ और नदियों का अभिनय, ये कैसे मुमकिन है? यही तो खास बात है। इसमें सुबह, शाम, यहाँ तक कि चांदनी रात जैसी अवस्थाओं का भी अभिनय शामिल है। कमाल है, मतलब अभिनय सिर्फ इंसानी कहानी नहीं, पूरी प्रकृति को समेट सकता है। बिल्कुल। और दस्तावेज साफ कहता है कि ये सारा अभिनय विधान प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक? हाँ, हूबहू नकल नहीं, इशारों से, मुद्राओं से, शायद आवाज के उतार चढ़ाव से। अच्छा, जैसे हाथ की एक खास मुद्रा नदी का बहना दिखा दे? शायद कुछ ऐसा ही। दस्तावेज इसकी बारीकियों में तो नहीं जाता, पर ये जरूर कहता है कि ये प्रतीक यूरोपियन सिंबॉलिज्म जैसे नहीं है। अच्छा, वो अलग है। इस पर ज्यादा जानकारी नहीं है आपने कहा? हाँ, बस इतना ही जिक्र है। लेकिन जो बात उभरती है वो ये कि भारतीय रंगमंच की कल्पना कितनी विशाल थी, प्रकृति से, ब्रह्मांड से कितना गहरा जुड़ाव था। ये तो यथार्थवाद से बहुत आगे की बात है। बिल्कुल, ये एक दार्शनिक नजरिया भी दिखाता है शायद कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर चीज में चेतना है और हर चीज अभिनय के लायक है। जा रहा है। हाँ, कलाकार की भूमिका उसमें बढ़ रही है। और दूसरी तरफ
चरा अभिनय, जो हमें दिखाता है कि भारतीय परंपरा में तो प्रकृति और अमूर्त विचारों तक का अभिनय होता था। सही, ये कल्पना की उड़ान है असल में। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ये पुरानी तकनीकें आज के एक्टर्स को कुछ सिखा सकती हैं? बिल्कुल। तो आज हमने आहार्य अभिनय की इस बदलती भूमिका को समझा और चरा अभिनय की इस अद्भुत दुनिया की एक झलक देखी। हाँ, जहाँ प्रकृति भी मंच पर साकार हो सकती थी। और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब हम आज कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो क्या उसमें कहीं अनजाने में ही सही चरा अभिनय जैसी पुरानी प्रतीकात्मकता की कोई झलक मिलती है? और क्या आज की मॉडर्न कलाएं इन गहरी सोच वाली परंपराओं से कुछ सीख सकती हैं? ये सवाल जरूर मन में रहता है।